Hello students, welcome to class 8th, and today we are starting the new topic of the current chapter, that is the making of New Delhi. We are doing the chapter Colonialism and Urban Change. Chapter number 6 we are doing. Chapter number 6 का हम topic पढ़ रहे हैं the making of New Delhi. So let's see what is in the topic. The British gained control of Delhi in 1803. ब्रिटिश ने कंट्रोल कर लिया था दिल्ली पर 1803 में आफ्टर डिफीटिंग द मराठास को हराने के बाद. एट दैट टाइम कैलकाटा वॉज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया. उस समय कैलकाटा जो थी कैपिटल थी ब्रिटिश इंडिया की, क्योंकि स्टार्टिंग 1803 में जब ब्रिटिश ने कंट्रोल किया दिल्ली को, तो उस समय कैपिटल जो थी इंडिया की वो कैलकाटा हुआ करती थी. Hence the Mughal emperor was allowed to live in the palace complex in the Red Fort. इसीलिए मुगल एम्परर जो है उसे अलाउ कर दिया गया कि वो रेड फोर्ट के महल में रह सकता है. एंड मॉडर्न सिटी ऑफ दिल्ली डेवलप्ड ओनली आफ्टर दैट. और मॉडर्न सिटी जो है आज की जो दिल्ली है वो उसके बाद ही डेवलप हुई. डिमोलिशिंग अ पास्ट. तो पास्ट के बारे में हम देखते हैं कि किस तरीके से ये जो पास्ट है वो ख़त्म हुआ. 1857 से पहले दिल्ली डिड नॉट होल्ड मच इम्पॉर्टेंस फ्रॉम द ब्रिटिश पर्सपेक्टिव. दिल्ली जो थी उसके पास इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं थे. ब्रिटिश पर्सन्स जो थे वो उन्हें इतनी ज़्यादा दिल्ली को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया करते थे. हैंस इट डेवलप्ड इन समवॉट डिफरेंट वे. फिर इसे कुछ अलग वे में डिफरेंट वे में डेवलप किया गया देन अदर कॉलोनियल सिटीज़ के अलावा. इन द प्रेसिडेंसी सिटीज़ जो थी, यानी जहाँ पर भी रियासतें होती थी, द लिविंग स्पेसेस फॉर इंडियंस एंड ब्रिटिश वर शार्पली सेपरेटेड. हर जगह पर इंडियन और ब्रिटिश के लिए लिविंग स्पेस बिल्कुल डिफरेंट और सेपरेट रखे गए थे. वाइल द इंडियंस लिव्ड इन द ब्लैक एरियाज. इंडियंस जो थे वो ब्लैक एरियाज़ में रहते थे और ब्रिटिश जो थे वो वाइट एरियाज़ में रहते थे, जो कि वेल डेवलप्ड एरियाज़ थे. और ब्रिटिश इंडियंस जो थे उन्हें बहुत ही गंदे जो एरियाज़ थे, या फिर ये कह सकते हैं हम जो बैकवर्ड एरियाज़ थे, उनमें रखा गया था. ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में द ब्रिटिश लिव्ड अलॉन्ग विद द वेल्दियर इंडियंस इन द वर्ल्ड सिटी. ब्रिटिश जो थे वो अच्छे यानी पैसे वाले जो इंडियंस थे, प्रतिष्ठित जो इंडियन फैमिलीज़ थी, उनके साथ वर्ल्ड सिटी यानी वाइट सिटी में रहने लगे. दे लर्न टू इन्जॉय उर्दू पर्शियन कल्चर. उन्हें अच्छा लगा उर्दू और पर्शियन कल्चर को सीखना, उसमें उसको अपने आप में अप्लाई करना. पोइट्री उन्हें सुनना बहुत अच्छा लगा. पार्टिसिपेटेड इन लोकल फेस्टिवल. और वो इंडियंस के लोकल फेस्टिवल्स में भी पार्टिसिपेट करने लगे. ऑल दिस चेंज आफ्टर 1857. ये सब कुछ 1857 के बाद बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि जब 1857 में इंडियंस ने रिवॉल्ट किया, ब्रिटिश वांटेड दिल्ली टू फॉरगेट इट्स मुग़ल पास्ट. ब्रिटिश चाहते थे कि जो दिल्ली है वो अपने मुग़ल पास्ट को भूल जाए. यानी दिल्ली पर जो मुग़ल हैं उन्होंने काफ़ी सालों तक, कई पीढ़ियों ने, जो मुग़ल्स की काफ़ी जनरेशन्स थी, कई पीढ़ियों ने इस पर राज किया था. ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के रिवॉल्ट के टाइम दे रिकग्नाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ मुग़ल. उन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ मुगल्स की इम्पोर्टेंस, मुग़ल रूल की इम्पोर्टेंस को जाना एंड द सिम्बलिंग इम्पोर्टेंस ऑफ दिल्ली. तो उन्होंने जब ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि जो मुग़ल्स हैं उनकी यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंस है, और इसीलिए कि ऐसा क्या है दिल्ली में कि उन्होंने यहीं पर अपना जो भी है रूल उसको स्थापित किया है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से इसका जो महत्व है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको समझा. The area around the fort was completely cleared of gardens. फोर्ट के चारों तरफ, यानी जो रेड फोर्ट था उसके चारों तरफ जो एरिया था was completely cleared of gardens. उसे गार्डन्स से बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था. पेविलियंस और मॉस्क्यूज जो थे, मस्जिदें वगैरह वहाँ से हटा दी गई थी, मज़ारें वगैरह. ब्रिटिश वांटेड अ क्लियर ग्राउंड फॉर सिक्योरिटी रीज़न. क्योंकि ब्रिटिशर्स को एक क्लियर ग्राउंड चाहिए था फोर्ट के चारों तरफ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, क्योंकि 1857 के रिवॉल्ट के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए थे. मॉस्क्यूज़ वर ईदर डिस्ट्रॉयड. मॉस्क्यूज़ को या तो मस्जिदों को या तो हटा दिया गया, या फिर अदर यूजेस के लिए उन्हें काम में ले लिया गया. कुछ ऑफिसेज़ वगैरह उसमें बना दिए गए.
नो वर्शिप अलाउड इन जामा मस्जिद फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए जामा मस्जिद में कोई भी पूजा नहीं हुई, कोई भी नमाज वगैरह नहीं पढ़ी गई। 1/3 ऑफ द सिटी वॉज डिमोलिश्ड, 1/3 यानी पूरी सिटी का 1/3 पार्ट जो है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। एंड इट्स कैनल्स वर फिल्ड अप, और उसकी जो नहरें थी, दिल्ली में काफ़ी सारी जो कैनल्स थी उनको भी भर दिया गया, बंद कर दिया गया उन्हें भी। 1870s में द वेस्टर्न वॉल्स ऑफ शाहजहानाबाद वर ब्रोकन टू एस्टैब्लिश द रेलवे एंड टू अलाउ द सिटी टू एक्सपेंड बियॉन्ड द वॉल्स। 1870s में, इन 1870s द वेस्टर्न वॉल्स ऑफ शाहजहानाबाद, जो शाहजहानाबाद की वेस्टर्न वॉल्स थी उन्हें तोड़ दिया गया। जो हमने अभी आपको बताया कि शाहजहानाबाद जो था, जिस दिल्ली का नाम रखा गया था, उसके चारों तरफ दीवार बनाई गई थी, तो उसे भी तोड़ दिया गया और रेलवे को इस्टेब्लिश किया गया वहाँ पर पूरी दीवार को तोड़ करके। अलाउ द सिटी टू एक्सपेंड बियॉन्ड द वॉल्स, और कहा गया कि इस सिटी को, दिल्ली को इन वॉल्स के आगे तक भी ले जाया जाएगा। द ब्रिटिश नाउ बिगिन लिविंग इन द स्प्रॉलिंग सिविल लाइन्स एरिया, अब वो सिविल लाइन्स एरिया में भी रहने लगे धीरे धीरे। एंड दैट केम अप इन द नॉर्थ, और फिर वो धीरे धीरे नॉर्थ में आने लगे। अवे फ्रॉम द इंडियंस इन द वर्ल्ड सिटी, लेकिन वर्ल्ड सिटी में तो वो रहे, लेकिन इंडियंस से थोड़ा दूर। सिंबलिक इम्पॉर्टेंस ऑफ दिल्ली, ये तो था कि किस तरीके से जो दिल्ली में ये ब्रिटिश पर्सन्स जो हैं वो रहने लगे, जबकि पहले इन्होंने कलकत्ता को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। सिंबलिक इम्पॉर्टेंस ऑफ दिल्ली, सिंस द ब्रिटिश हैड रियलाइज्ड, ब्रिटिश जो हैं वो उन्होंने रियलाइज़ किया द सिंबलिक इम्पॉर्टेंस ऑफ दिल्ली, दे बिगिन टू, किस तरीके से रियलाइज़ किया उन्होंने, देखिए उन्होंने बहुत सारे स्पेक्टिकुलर इवेंट्स रखे दिल्ली में। फॉर एग्जांपल जैसे वायसराय लिटन जो थे, और उन्होंने एक दरबार आयोजित किया 1877 में। क्वीन विक्टोरिया उस समय एम्प्रेस थी, यानी कि रानी थी इंडिया की। इट वॉज इम्पॉर्टेंस फॉर द ब्रिटिश टू सेलिब्रेट दियर पावर दे विद पॉम्प एंड शो इन द सिटी विच हैड बीन द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्परर, तो वो दिखाना चाहते थे उस सिटी में जो कि मुगल एम्परर्स की कैपिटल रही है, उस सिटी में वो ये अपनी पावर को किस तरीके से इस्टेब्लिश कर रहे हैं उस चीज़ को दिखाना चाहते थे। चेंज ऑफ द कैपिटल, अब इन्होंने जो पहले कैपिटल हमारी हुआ करती थी दिल्ली, पहले हमारी कैपिटल हुआ करती थी 1911 तक, हमारी कैपिटल 1911 तक हमारी जो कैपिटल थी वो कलकत्ता हुआ करती थी। तो अब चेंज ऑफ कैपिटल, किस तरीके से जो कैपिटल है उसको चेंज किया गया। व्हेन किंग जॉर्ज वाज क्राउन्ड इन इंग्लैंड, जब किंग जॉर्ज को क्राउन किया गया इंग्लैंड में, अ दरबार वॉज हेल्ड, किंग जॉर्ज ने जब पद संभाला इंग्लैंड में, तो एक दरबार लगा दिल्ली में 1911 में इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए। दिस ओकेजन वॉज यूज्ड फॉर अनाउंसिंग द सिटी डिसीजन, ये ओकेजन था क्या अनाउंस करने के लिए, सिटीजन्स को इस डिसीजन को अनाउंस करने के लिए कि हमें अब कैपिटल को क्या करना है, चेंज करना है फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। सो इट वॉज रिबिल्ट एज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो अब कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बनाया गया इंडिया आफ्टर 1912। 1912 के बाद कैपिटल जो था वो दिल्ली को बना लिया गया, यानी कलकत्ता से चेंज करके दिल्ली को कैपिटल बना दिया गया। तो ये 1911 में हुआ। 1911 तक कलकत्ता कैपिटल हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद जो कैपिटल थी उसको चेंज करके किसे बना दिया गया, दिल्ली को बना दिया गया। ये आप देख रहे हैं वायसराय का पैलेस है। एडवर्ड लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर वर द आर्किटेक्ट हु वर कॉल्ड ऑन टू डिज़ाइन न्यू दिल्ली एंड इट्स बिल्डिंग्स। एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर जो थे वो आर्किटेक्ट थे। ये आपको लर्न रखना है कि कौन से दो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने न्यू दिल्ली के जो बिल्डिंग्स थी उनको डिज़ाइन किया। इनका नेम है एडवर्ड लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर। न्यू दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड एज अ 10 स्क्वायर माइल सिटी। न्यू दिल्ली जो है उसे एज ए 10 स्क्वायर माइल सिटी ऑन रायसीना हिल्स। रायसीना हिल्स जो है अरावली हिल्स का ही एक पार्ट है, विच ले टू द साउथ ऑफ द एग्जिस्टिंग सिटी, जो कि साउथ ऑफ द एग्जिस्टिंग सिटी के साउथ में है। द गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली कंसिस्टेड ऑफ 2 माइल एवेन्यू। गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स जो है न्यू दिल्ली में 2 माइल कंसिस्टेड 2 माइल एवेन्यू किंग्स वे, जिसे आज राजपथ कहा जाता है, दैट लेड टू वायसराय पैलेस नाउ विद द, जिसे अब राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, पहले इसे वायसराय पैलेस कहा जाता था। जो आज का जो राष्ट्रपति भवन है उसका पुराना नाम वायसराय पैलेस है।
विद द सेक्रेटरीट बिल्डिंग, यहाँ पर बहुत सारी सेक्रेटरीट बिल्डिंग्स हैं ऑन ईदर साइड ऑफ द एवेन्यू, इस महल के आसपास दोनों साइड में। द वायसराय पैलेस वॉज हायर देन शाहजहां जामा मस्जिद, वायसराय का जो पैलेस था वो शाहजहां की जामा मस्जिद से हाई था। एज टू असर्ट द ब्रिटिश इम्पोर्टेंट, एज टू असर्ट द ब्रिटिश इम्पोर्टेंस, ब्रिटिश की इम्पोर्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा शाहजहां की जामा मस्जिद से था, बहुत हायर था, क्योंकि इसको तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपनी इम्पोर्टेंस को दिखाया, और यानी कि सब कुछ जो चीज़ें हैं हमारी रिलीजियस जो चीज़ें हैं उन सभी को दिखाने के लिए इन्होंने, यानी अपनी इम्पोर्टेंस को या अपने पावर को दिखाने के लिए इन्होंने सभी चीज़ों में सभी जगहों पर अपना जो प्रभुत्व है उसको शो किया। फ्यूज़न ऑफ डिफरेंट आर्किटेक्चर, अलग अलग आर्किटेक्चर्स का फ्यूजन यहाँ पर कराया गया दिल्ली में जो बिल्डिंग्स बनवाई गई। द आर्किटेक्चरल स्टाइल जो थी बिल्डिंग्स की न्यू दिल्ली में वॉज अ कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन था यूरोपियन एंड ट्रेडिशनल इंडियन, यानी कि मेनली यहाँ पर बुद्धिस्ट, हिंदू और मुस्लिम्स स्टाइल के जो भी बिल्डिंग्स हैं वो बनाई गई। द फीचर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट बिल्डिंग, इन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के जो फीचर्स हैं वर बोरोड फ्रॉम डिफरेंट पीरियड्स ऑफ इंडियाज इम्पीरियल हिस्ट्री। फीचर्स जो थे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के वर बोरोड, उन्हें डिफरेंट इम्पीरियल इंडिया की पुरानी हिस्ट्री से बोरो किया गया। बट द ओवरऑल लुक वॉज केप्ट क्लासिकल ग्रीस, लेकिन पूरा जो लुक है वॉज केप्ट क्लासिकल ग्रीस। फॉर एग्जाम्पल द सेंट्रल डोम ऑफ द वायसराय पैलेस वॉज कॉपीड फ्रॉम बुद्धिस्ट स्तूपा एट सांची। और एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो सेंट्रल डोम जो वायसराय पैलेस का जो डोम है वो बुद्धिस्ट स्तूप, सांची में जो बुद्धिस्ट स्तूप है उससे मैच करता है, उससे कॉपी किया गया है। रेड सैंड स्टोन और कार्व्ड स्क्रीन्स जो हैं और जेल्स हैं वो बोरोड, वो मुग़ल आर्किटेक्चर से ली गई हैं। यानी कि यहाँ पर जो बिल्डिंग्स बनी हैं सभी कुछ वो यूरोपियन मुस्लिम्स और पर्शियन यूरोपियन मुस्लिम्स एंड हिंदू स्टाइल से मिक्स हैं। न्यू कैपिटल हैड चर्चेज, नई कैपिटल जो थी उसमें चर्च भी हुआ करते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स को तो चर्च ही चाहिए थे, क्योंकि वो अपने रिलीजन के लिए भी तो कुछ ना कुछ बनाएंगे ही। पोस्ट ऑफिस हुआ, पोस्ट ऑफिस बनाए उन्होंने, पुलिस स्टेशंस बनाए, बंगलोज बनाए ब्रिटिशर्स के लिए एंड पैलेस, और इंडियन प्रिंसेस के लिए महल बनाए। तो ये इम्पॉर्टेंस थी यहाँ पर, डिफरेंट आर्किटेक्चर के फ्यूजन्स यहाँ पर देखे गए। अब हम बात करते हैं न्यू थीम ऑफ न्यू सिटी, नई थीम, नई सिटी की जो नई थीम है वो क्या थी। 20 ईयर्स के आसपास लग गए न्यू दिल्ली को बनने में, अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स लगे न्यू दिल्ली को पूरे तरीके से एस्टैब्लिश करने में। अ न्यू सिटी वॉज टू बी बिल्ट एज अ स्टार कॉन्स्ट्रक्ट टू शाहजहानाबाद, एक नई सिटी बनाई गई जो कि शाहजहानाबाद को स्टार्क यानी कि बिल्कुल कॉम्प्लेक्स देने के लिए थी। कनॉट प्लेस जो था वो मेन शॉपिंग सेंटर था, वॉज लोकेटेड, जो कि न्यू सिटी और ओल्ड सिटी यानी न्यू दिल्ली एंड ओल्ड दिल्ली के बीच में लोकेट था। द इंस्टॉल्ड ह्यूज स्टैचूज, बड़े बड़े स्टैचूज लगाए गए ब्रिटिश मोनार्क्स के, वायसरायज के, जो कि उनकी प्रेजेंस की मार्क को दर्शाते थे। यानी कि वो लोगों ने अपने अपने बहुत बड़े बड़े स्टैचू, अपनी बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगवाई। आर्किटेक्ट ये चाहते थे न्यू दिल्ली टू रिप्रेजेंट अ सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर कॉन्ट्रास्ट टू शाउस ऑफ न्यू दिल्ली। वो ये चाहते थे आर्किटेक्ट ये दिखाना कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से इस्टेब्लिश है। न्यू दिल्ली हैड टू बी क्लीन एंड हेल्दी स्पेस, न्यू दिल्ली जो है उसको बहुत ही क्लीन होना चाहिए और एक हेल्दी स्पेस उसमें होना चाहिए। हैविंग बेटर वाटर सप्लाई, यहाँ पर वाटर सप्लाई अच्छी होनी चाहिए। नहीं कहने का मतलब है कि इन्होंने न्यू दिल्ली को जिस तरीके से इस्टेब्लिश किया वो एक बहुत ही मॉडर्न कंट्रीज़ की तरह इन्होंने न्यू दिल्ली को इस्टेब्लिश कर लिया। इट हैड टू बी ग्रीन होनी चाहिए, इंश्योरिंग फ्रेश एयर होना चाहिए, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जिससे कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो इजीली हो सके। दिल्ली एंड लाइफ, अब दिल्ली और उसके पार्टीशन के टाइम में दिल्ली और उसकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा वो देखते हैं। द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो पार्टीशन था वो 1947 में हुआ। उसमें बहुत बड़ा ट्रांसफ़र हुआ पॉपुलेशन का दोनों साइड से, और रिजल्ट ये निकला कि पॉपुलेशन जो है दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि काफ़ी लोग हैं, क्योंकि दिल्ली उस समय बहुत ही अच्छा एक स्ट्रक्चर दिल्ली का बना हुआ था, तो दिल्ली में बहुत सारे लोग जाना चाहते थे और दिल्ली में बहुत सारी पॉपुलेशन भर गई।
होम्स, तो थाउजेंड ऑफ पीपल जो थे दिल्ली में वो मारे गए, उनके घरों को लूट लिया गया, जला दिया गया। द स्ट्रीम्स ऑफ मुस्लिम्स लेफ्ट दिल्ली फ्रॉम पाकिस्तान, बहुत सारे जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने दिल्ली छोड़ दी पाकिस्तान जाने के लिए। देयर प्लेस वॉज टेकन बाय लार्ज नंबर ऑफ सिख, उनके जो प्लेसेस हैं उनको सिखों ने ले लिया। एंड हिंदूज रिफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान, और उन्होंने ले लिया जो हिंदू लोग पाकिस्तान से आए थे। ज़्यादातर जो माइग्रेटेड पीपल थे इंडिया जो पाकिस्तान से जो आए थे, उन्होंने घरों को, गलियों को, रिफ्यूजीज़ कैंप को, गुरुद्वाराज, टेम्पल, स्कूल, इन सभी को भर दिया। यानी कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे जिसमें घरों की भी कमी पड़ गई थी। तो अराउंड दिल्ली, यानी हर जगह दिल्ली जो थी उसकी एक भी प्लेस खाली नहीं था जहाँ पर कि आगे के जो रिफ्यूजीज़ हैं वो ना हो। एट द सेम टाइम दिल्ली बिकेम अ सिटी ऑफ रिफ्यूजीज़, सेम टाइम में दिल्ली जो है वो रिफ्यूजीज़ की सिटी बन गई। इन ड्यू कोर्स द इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हाउसिंग फैसिलिटीज़, उसी समय इंडियन गवर्नमेंट ने हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, स्कूल एंड कॉलेजेस एंड मार्केट्स इन द एरिया इनहेबिटेड बाय द रिफ्यूजीज़, और मार्केट्स, कॉलेजेस वगैरह। ऑल दिस लेड टू द एमरजेंस ऑफ द टाउनशिप सच एज मालवीय नगर, जैसे कि बहुत सारे टाउन्स भी बनवाए, मालवीय नगर, लाजपत नगर, तिलक नगर, राजेंद्र नगर। देयर वॉज अ ग्रेट रिप्लेसमेंट, बहुत बड़ा रिप्लेसमेंट हुआ, ये सभी जानते हैं। एक्सचेंज ऑफ स्किल्स, ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल हु माइग्रेटेड, जो यहाँ से चले गए उनके ऑक्यूपेशंस का, उनकी स्किल्स का। एंड न्यू माइग्रेंट्स कमिंग टू दिल्ली, जो नए माइग्रेंट्स दिल्ली आ रहे थे वह रूरल लैंडलॉर्ड्स, वो रूरल लैंडलॉर्ड्स थे, लॉयर्स थे, टीचर्स थे, ट्रेडर्स थे, यानी हर तरीके के काम करने वाले लोग यहाँ से कुछ गए और कुछ डिफरेंट वर्क करने वाले लोग यहाँ पर आए। पार्टीशन ने उन सभी की लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया, उनके ऑक्यूपेशंस को भी चेंज कर दिया। माइग्रेशन ने लोगों की सोशल प्रोफेशनल लाइफ को चेंज कर दिया। इन दिल्ली में भी बिल्कुल चेंज हो गया सब कुछ। एन अर्बन कल्चर लार्जली बेस्ड ऑन उर्दू, एक अर्बन कल्चर जो कि उर्दू पर ही बेस्ड था, वॉज ओवरशेडोड बाय न्यू टेस्ट एंड सेंसिबिलिटी इन फूड एंड ड्रेस एंड आर्ट्स। एक नया शहरी कल्चर, यानी मिक्सअप जो कल्चर है, पुराना और नया, इन सबको मिला करके एक नया कल्चर आया जिसको इस्टेब्लिश कर दिया गया। फूड, ड्रेस, आर्ट, सभी में नई नई चीज़ें आ गई। अगर दिल्ली के अलावा और जगहों की हम बात करें, एल्सवेयर देखते हैं, और जगहों की बात करें तो उसमें क्या था। 1890 में, इन द अर्ली 1890s, अ यंग इंग्लिश आर्किटेक्ट नेम हर्बर्ट बेकर वेंट टू साउथ अफ्रीका इन सर्च ऑफ वर्क। 1890s में अब यंग इंग्लिश आर्किटेक्ट, एक यंग इंग्लिश आर्किटेक्ट जिसका नाम था हर्बर्ट बेकर, वो साउथ अफ्रीका गए काम की तलाश में। इट वॉज इन साउथ अफ्रीका दैट बेकर केम इन टच विद सेसिल रॉड्स, तो उस समय वो टच में आए सेसिल रॉड्स के, द गवर्नर ऑफ केप टाउन, जो कि केप टाउन के गवर्नर थे, हु इंस्पायर्ड इन बेकर अ लव फॉर ब्रिटिश एम्पायर, क्यों बेकर को उस समय ब्रिटिश एम्पायर से काफ़ी प्रेरणा मिली। एन एडमायरेशन ऑफ आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ एंशियंट रोम एंड ग्रीस, उन्होंने वहाँ पर पुराने रोम और ग्रीस के जो आर्किटेक्चर हेरिटेज हैं उनको देखा, और उन्हें वहाँ की बिल्डिंग से बिल्कुल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस वो हुए कि इतनी सुंदर जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर बनाई गई थी। तो ये देखिए यूनियन बिल्डिंग जो आपको दी हुई है, ये बेकर ने साउथ अफ्रीका सिटी में डिज़ाइन की थी। यूनियन बिल्डिंग दैट बेकर डिज़ाइन इन द सिटी ऑफ प्रेटोरिया, साउथ अफ्रीका के प्रेटोरिया में इन्होंने डिज़ाइन की। इट यूज्ड सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एंशियंट क्लासिकल आर्किटेक्चर दैट बेकर लेटर इंक्लूडेड इन प्लान द सेक्रेटरीट बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली। जब उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स देखे और ट्राई किए, फिर उन्होंने न्यू दिल्ली में सेक्रेटरीट बिल्डिंग्स को बनाना भी प्लान किया। द यूनियन बिल्डिंग वॉज ऑल्सो लोकेटेड ऑन अ स्लीप हिल एज इज द सेक्रेटरीट बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली। हैव यू नॉट नोटिस कि आपने बहुत सारी पोजिशंस ऑफ पावर, वॉन्ट टू लुक डाउन फ्रॉम अदर्स, ऐसी बहुत सारी पावर्स और इनको नोटिस किया होगा। यूनियन बिल्डिंग और सेक्रेटरीट जो हैं वर बोथ बिल्ट टू हाउस इम्पीरियल ऑफिसेज, इन दोनों यूनियन बिल्डिंग और सेक्रेटरीट को, दोनों को ही हाउस इम्पीरियल ऑफिसेज बना दिया गया। तो ये आप देख सकते हैं सेक्रेटरीट, एंड थर्स द चैप्टर इज कंप्लीटेड। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर, and read this chapter carefully, recap points, and please mark the answer with yourself first, then see the video, because you have to be habitual of finding the answers. Okay, thank you, have a nice day.
and many students are not sending homework to me by time, so please send the homework on time, all of the students.